नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति का आपसी मेलजोल के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन। हर नागरिक की भावनाओं का हो सम्मान, संस्थाओं में अनुशासन पर जोर। भारत और आसियान के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक बनाने का ऐतिहासिक मौका। मैत्री शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने पर जोर। आसियान देशों ने क्षेत्रीय शांति और व्यवस्था में भारत की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। थाईलैंड, ब्रूनेई और सिंगापुर के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक। सुरक्षा, कारोबारी रिश्तों के साथ सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने पर जोर। राष्ट्रपति भवन में रिट्रीट सत्र में सामुद्रिक सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर बनी सहमति। राष्ट्रपति की युवाओं से प्रतिनिधियों के चुनाव में सावधानी बरतने की अपील। चुनाव आयोग ने नेशनल इलेक्शन क्विज के लिए राज्यसभा टीवी को दिया धन्यवाद। पहले सेमीफाइनल में जीत के साथ मणिपुर टीम फाइनल में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पहले एपिसोड का हुआ प्रसारण। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वोज़नियाकी और हालेप के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। महिला एकल के सेमीफाइनल में दोनों की जीत। पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचे मारिन सिलिच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 69वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लोगों से ही लोकतंत्र बनता है, इसलिए नागरिक केवल गणतंत्र के निर्माता और संरक्षक ही नहीं है, बल्कि इसके आधार स्तंभ भी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और इसमें धर्म, क्षेत्र, समुदाय का कोई भेद नहीं है। राष्ट्रपति ने नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया। मोहल्ले, गांव और शहर के स्तर पर सजग रहने वाले नागरिकों से ही एक सजग राष्ट्र का निर्माण होता है। हम अपने पड़ोसी के निजी मामलों और अधिकारों का सम्मान करते हैं। त्यौहार मनाते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए या किसी और अवसर पर हम अपने पड़ोसी की सुविधा का ध्यान रखते हैं। किसी दूसरे नागरिक की गरिमा और निजी भावना का उपहास किए बिना किसी के नज़रिए से या इतिहास की किसी घटना के बारे में भी हम असहमत हो सकते हैं। ऐसे उदारतापूर्ण व्यवहार को ही भाईचारा कहते हैं। राष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए संस्थाओं में अनुशासन और ईमानदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन से ही नैतिक राष्ट्र का निर्माण होता है। अनुशासित और नैतिकतापूर्ण संस्थाओं से एक अनुशासित और नैतिक राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसी संस्थाएं अन्य संस्थाओं के साथ अपने भाईचारे का सम्मान करती हैं। उत्कृष्टता के साथ कोई समझौता किए बिना वे अपने कामकाज में ईमानदारी, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखती हैं। ऐसी संस्थाओं में वहां काम करने वाले लोगों की नहीं, बल्कि संस्था की महत्ता सबसे ऊपर होती है। इन संस्थाओं के सदस्य देशवासियों के ट्रस्टी के रूप में अपने पद की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटों की तरह बेटियों को भी समान अवसर देने पर ही खुशहाल देश का निर्माण हो सकता है। उन्होंने बेटियों की आवाज सुनने और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। जहां बेटियों को बेटों की ही तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे समान अवसरों वाले परिवार और समाज ही एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार कानून लागू कर सकती है और नीतियां भी बना सकती है, लेकिन ऐसे कानून और नीतियां तभी कारगर होंगे जब परिवार और समाज हमारी बेटियों की आवाज़ को सुनेंगे। हमें परिवर्तन की इस पुकार को सुनना ही होगा। और अब बात आसियान सम्मेलन की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और आसियान के देश सामुद्रिक सहयोग बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान मैत्री शिखर सम्मेलन के मौके पर ये बातें कही। उन्होंने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। वहीं आसियान के अध्यक्ष और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने में भारत अहम योगदान कर रहा है। भारत और आसियान के रिश्तों की रजत जयंती के मौके पर दिल्ली में गुरुवार को मैत्री शिखर सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री ने सभी आसियान देशों के शासन प्रमुखों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र में भारत आने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच सदियों से सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं और समय के साथ भारत और आसियान के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों का मुख्य जोर समुद्री सहयोग बढ़ाने पर है। India shares ASEAN vision to peace and prosperity through a rules-based order for the oceans and seas. Respect for international law, notably UNCLOS, is critical for this. We remain committed to work with ASEAN to enhance practical cooperation and collaboration in our shared maritime domain. प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल वित्तीय समावेशन, निवेश संवर्धन और आधारभूत क्षेत्र में आसियान वार्ता का प्रस्ताव रखा। Our $70 billion trade has grown 25 times over 25 years. Investment from ASEAN and India are robust and growing. We will continue to work with ASEAN to further enhance our trade ties and facilitate interaction among our business community. The success of recent events. सिंगापुर के प्रधानमंत्री और आसियान के अध्यक्ष ली सेइंग लुंग ने रजत जयंती समारोह के शानदार आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने में भारत की अहम भूमिका है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक बनाने में सक्षम हैं। We believe that India makes a major contribution to regional affairs, helping to keep the regional architecture open, balanced, and inclusive. There is much more we can do to take the ASEAN-India dialogue partnership forward. One step we can take is to increase our trade and economic cooperation. There is significant potential for further growth. इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान के सभी 10 देशों के शासन प्रमुख मुख्य अतिथि हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद आसियान देशों के साथ सदियों पुराने रिश्तों को बनाए रखते हुए राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ये बातें आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आसियान देशों के प्रमुखों का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए कही। राष्ट्रपति ने कहा कि आसियान शांति, स्थिरता और समृद्धि का समर्थक है और भारत इसको बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ भारत नियम आधारित, समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन नेताओं ने सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। आसियान के सभी 10 देशों के शासन प्रमुखों का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी आगवानी की। इनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। राष्ट्रपति भवन में इन नेताओं के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में रिट्रीट सत्र हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान के सभी नेताओं ने समुद्री सहयोग और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की। भारत का आसियान के 9 सदस्यों के साथ मजबूत सुरक्षा और समुद्री सहयोग है। भारतीय सेना और इन देशों की नौसेनाओं के बीच नियमित अंतराल पर संवाद होता रहता है। The leaders did agree to establish a mechanism for greater cooperation in the maritime domain sector. They did discuss the issues of greater maritime cooperation in addressing both traditional and non-traditional challenges that all of us face collectively, since we are all seafaring nations.
इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की एक्ट ईस्ट नीति थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति की पूरक है। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक, आदान प्रदान, संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर रचनात्मक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग के साथ भी बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने को लेकर उपायों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों, पर्यटन के अलावा संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हसन अल बुलकिया से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई। He conveyed his deepest appreciation to the 6 leaders that he has met with bilaterally, and also in the retreat when he made his opening remarks. The fact that their presence here means so much to us. The fact that he invited all the 10 leaders shows how ASEAN is at the fulcrum of India's Act East policy. All the leaders that PM met stated that India's multifaceted cooperation with ASEAN is important for peace, security, stability and prosperity in the Indo-Pacific region. वहीं बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर ऑंग सान सूची, वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन जुआन फुक और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते से अलग अलग मुलाकात की। त्रिपक्षीय बैठकों में आसियान नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास, सुरक्षा और शांति के लिए भारत आसियान रिश्तों पर जोर दिया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, आसियान के साथ हमारे जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं बहुत पुराने हैं, हर कोई इन्हें जानता है। एक मजबूत कड़ी है आसियान और भारत के बीच में इन सांस्कृतिक संबंधों की। व्यापारिक रिश्ते भी खासकर जब से हमने एक्ट ईस्ट की बात करी है तब से सुधरे हैं, लेकिन सुरक्षा के स्तर पर जिस पर प्रधानमंत्री खासा जोर दे रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी है या सामुद्रिक एक्टिविटी की जो बात है, उस कितना चैलेंजिंग है अभी और कितना इम्पॉर्टेंट है अभी दोनों पक्षों के लिए? देखिए दीपक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे जो 10 आसियान नेता हैं उनके साथ आज राष्ट्रपति भवन में जो रिट्रीट हुआ, उस रिट्रीट में खास तौर पे मैरीटाइम और सिक्योरिटी के मामले में चर्चा हुई। और इसमें जो एक बात सर्वसम्मति से निकली कि भारत और आसियान के देश मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें कि वे समुद्री सहयोग के बारे में लगातार और सतत रूप से उस पर काम होता रहेगा। तो एक मैकेनिज्म बनाने की बात तय हुई है भारत और आसियान के बीच में, और यह एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि देखिए दीपक, एक ऐसी स्थिति रही है कि चीन, जिस पर साफ साफ बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनक्लोस का जो डिसीजन होता है, जिसे भारत ने मान लिया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में जब विवाद था समुद्र को लेकर, सीमा को लेकर, तो उसमें जो यूनक्लोस ने डिसीजन दिया उसे भारत ने मान लिया, लेकिन चीन ने इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इनका इशारा यही था कि चीन को भी अनक्लोस का डिसीजन मानना चाहिए। तो एक तरीके से कहें कि चीन का प्रयास हमेशा यही रहता है कि आसियान देशों के बीच में किसी तरह से फूट पैदा करके एक ऐसी स्थिति न लाने जाए कि सब एक साथ मिलकर साउथ चाइना सी के बारे में जो अनक्लोस का डिसीजन है उसे मानने के लिए बाध्य करें। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया जाए ताकि समुद्री जो सहयोग है, समुद्री सुरक्षा के मामले में जो सहयोग है, ब्लू इकोनॉमी के मामले में जो सहयोग संभव हो सकता है, उसमें एक लगातार बनता रहे। और यह एक बहुत बड़ी बात है दीपक, जो प्रधानमंत्री और सारे आसियान देशों ने तय किया है। और निश्चित तौर पे जब कोई नई बात होती है तो उसमें चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो मन दिख रहा है आसियान देशों का, 9 आसियान देशों से प्रधानमंत्री आज बात कर लेंगे, उसके बाद कंबोडिया के साथ अलग से बात होनी है परसों। तो और सबके साथ इस मुद्दे पर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देश आज 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग के कार्यक्रम में विजेताओं को निर्वाचन कार्य प्रणाली पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं से सावधानी पूर्वक जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से मतदाता बन लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। चुनाव आयोग ने नेशनल इलेक्शन क्विज के लिए राज्यसभा टीवी को धन्यवाद दिया। मतदाता दिवस पर गुरुवार को क्विज के पहले एपिसोड का प्रसारण
राज्यसभा टीवी पर किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। उन्होंने चुनाव प्रबंधन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रेष्ठ निर्वाचन कार्यप्रणाली पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही चुनाव आयोग की मैगजीन वॉइस इंडिया का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा वर्ग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सावधानी से करे। हर स्तर पर आपका प्रतिनिधि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला हो, देश को सही दिशा में ले जाने वाला हो। इसके लिए अपने समाज को जागरूक और सावधान बनाने का जिम्मा हर एक युवा को लेना है। जितना निजी जीवन में सावधानी से चीज़ों का चुनाव करते हैं, उतनी ही सावधानी हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते समय भी दिखाएं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। It is time to rescue the country from too much of elections. Is it not important that all the political parties come together and form an idea so that once the people give their mandate, at least in Lok Sabha elections and Vidhan Sabha, we can hold it simultaneously. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोग मतदाता के तौर पर खुद को पंजीकृत कराएं और मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने भी लोगों से ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी श्रेणियों के मतदाताओं की सर्वसमावेशी, जागरूक और नैतिक चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास में कई प्रकार की पहल की है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्वीप को भावी और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है। 25 जनवरी को ही 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने स्कूली छात्रों में चुनाव के प्रति जागरूकता को पैदा करने के लिए नेशनल इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता के पहले एपिसोड का प्रसारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर राज्यसभा टीवी पर किया गया। पहले सेमीफाइनल में 40 अंकों के साथ मणिपुर की टीम फाइनल में पहुंच गई। अगले 5 हफ्तों में इस प्रतियोगिता के 5 और सेमीफाइनल होंगे। आखिर में 6 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। पूरी प्रतियोगिता का राज्यसभा टीवी पर प्रसारण होगा। नेशनल इलेक्शन क्विज को राज्यसभा टीवी पर हर रविवार सुबह 9 बजे, दोपहर 3:30 बजे और शनिवार शाम 5 बजे दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय चैंपियन टीम को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि पहले उप विजेता को 80,000 और दूसरे उप विजेता को 60,000 रुपए का इनाम। चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। ओपी रावत ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला था। उपराष्ट्रपति से उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुलाकात पर खुशी जाहिर की और उपराष्ट्रपति ने गुरुवार को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित बहादुर बच्चों से मुलाकात की। ये सभी बच्चे राजपथ पर होने वाली 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति ने बच्चों की वीरता को समाज के लिए प्रेरणा बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बहादुर बच्चों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे समाज के लिए मिसाल हैं। धैर्य और साहस दिखाने वालों को अभिनंदन करना ये बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? इसके कारण से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे और नया पीढ़ी, नया जनरेशन में सामाजिक स्पृहा माने सोशल कॉन्शियसनेस क्रिएट करना और बाकी हमारा पड़ोसी के लिए नहीं तो हमारा समाज में बाकी लोगों के लिए मदद करना, ये स्वभाव में लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इन लोगों को आज घर पे, इन बच्चों को घर पे बुलाया और सबको मैंने अभिनंदन किया। वीरता पुरस्कार विजेता 16 साल की नाजिया आगरा की रहने वाली हैं। नाजिया ने अपने घर के पड़ोस में कई दशकों से चल रहे जुए और सट्टे के अवैध व्यवसाय के खिलाफ आवाज उठाई।
इसके लिए पहले सबूत जुटाए और फिर 13 जुलाई 2016 को पुलिस में शिकायत दर्ज की। नाजिया की पहल से इलाके में चलने वाले अवैध धंधे बंद हो गए। बहुत दिक्कतें आई, ये मैं 2-3 सालों से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, अकेली लड़ रही हूँ। और उसके बाद ये सारे काम अब ये बंद हो गए हैं। मेरे आस पड़ोसी बस्ती वाले बहुत खुश हैं मेरे से, ये सारे काम बंद हो गए हैं, अब कोई काम नहीं होता है वहाँ पर। और मुझे ये भारत अवार्ड इसी के लिए दिया गया है जो मैंने ये काम बंद कराए हैं। नाजिया की तरह इन 18 बच्चों ने भी ऐसे ही बहादुरी के काम किए। महज 6 साल और 8 माह की नन्ही सी ममता दलाई की वीरता सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। 5 फुट लंबे मगरमच्छ ने अचानक उनके साथी का हाथ जबड़े में दबा लिया। ममता उस वक्त सूझबूझ दिखाते हुए चिल्लाईं और मगरमच्छ की पकड़ ढीली हो गई। 3 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इन बहादुर बच्चों में से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति ने स्थानीय निकाय की तरह संसद और विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने स्थानीय निकायों को और मजबूत बनाने की जरूरत भी बताई। उपराष्ट्रपति ने स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी नाम की किताब के विमोचन पर यह बात कही। किताब की लेखिका डॉक्टर श्रद्धा पांडे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समानता मिली है, लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा सिर्फ आरक्षण ही सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि इसके लिए और भी कदम उठाने होंगे। ये पंचायत राज व्यवस्था में, म्युनिसिपैलिटी व्यवस्था में तो महिलाओं का आरक्षण हो गया, मगर धीरे धीरे विधानसभा और धीरे धीरे लोकसभा, इसमें भी धीरे धीरे क्या, बहुत देर हो गया ऑलरेडी, यहाँ भी उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। केवल आरक्षण देने से सब काम पूरा होगा ऐसा नहीं कहता हूं मैं। आरक्षण एक साधन है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला एकल खिताब के लिए कैरोलिना वोजनियाकी और सिमोना हालेप आमने सामने होंगी। पहले सेमीफाइनल में 1 घंटे 37 मिनट तक चले मुकाबले में डेनमार्क की वोजनियाकी ने बेल्जियम की एलिसे मर्टेस को मात दी। वोजनियाकी ने यह मुकाबला 6-3, 7-6 से अपने नाम किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सिमोना हालेप ने रोमांचक मुकाबले में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी क्रोएशिया के मारिन सिलिच ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिलिच ने अमेरिका के युवा टेनिस खिलाड़ी काइल एडमंड को सीधे सेटों में मात दी। 3 सेट तक चले इस मुकाबले में सिलिच ने 6-0, 7-6, 6-2 से जीत दर्ज की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।